नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर जी, सबसे पहली बात तो आप लोगों का जिस तरीके से वीडियोस पे रिस्पांस आ रहा है सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप जब कमेंट करके बताते हो, आप लाइक करके बताते हो सर जी, बहुत बढ़िया। तो देखो जी, आज क्या है सर, अपना पहला सेशन है किसका, रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस का जो है आज हम पहला सेशन जो है वो करेंगे। इससे पहले हमने सिर्फ इसका इंट्रो ही देखा था रियल एनालिसिस का। तो सर जी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि रियल एनालिसिस बनाने का जो मेरा एकदम से विचार इस तरीके से आया कि काफ़ी रिसर्च के बाद मेरे को ये मालूम चला कि जी आप लोगों को रियल एनालिसिस पे जो है वो ठीक ठाक कंटेंट नहीं मिल रहा है। या बहुत से बच्चे सर ऐसे हैं जिनको समझने में बहुत मसले हो रहे हैं। हाँ भाई, कईयों को समझ आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, भांति भांति के लोग हैं भाई भारत देश के अंदर। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसको नहीं समझ पा रहे, या वो ऐसे मान बैठे हैं कि जी ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। ये उनके मन में पता नहीं कहाँ से भर दिया गया है। तो बनाने का सिर्फ मेरा मोटो यही था इसको पहले, कि आपके मन से सर वो डर निकाला जाए। रियल एनालिसिस हालांकि एक कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, बट सर ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना बना रखा है लोगों ने। आप इसको ध्यान से समझोगे, देखो मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझो, बस मैं बोलता हूँ जी, मुश्किल लगे तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जी, इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम स्टार्ट करूं, सर अपना पुराना एक एडवर्टीजमेंट, कि अगर आप लोग 2021 या 2022 ऑनवर्ड्स जो है यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो सर चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग जो है वो 2021 को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको बहुत सी जो है वो हेल्प हो जाएगी। चलो जी बढ़िया, और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा, है कि नहीं है सर जी। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो सेट थ्योरी क्या है सर जी, ये टॉपिक आप कहोगे वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 11th-12th में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो कोई बात नहीं सर जी, एक तरीके से रिवीजन क्लास लगा लो आप, क्या ही दिक्कत है ना, पुरानी चीज़ें जो हैं वो ब्रशअप हो जाएंगी। या हो सकता है सर कुछ नया सीखने को मिल जाए, किसी एक चीज़ को नए तरीके से देखने का नज़रिया मिल जाए, ये भी हो सकता है सर जी, है कि नहीं है भाई। अपने अपने सबके विचार होते हैं, अपना अपना जो है वो समझाने का तरीका है। तो हो सकता है कई बार कोई पर्सन आपको कुछ इस तरीके से समझा जाता है कि आप सोचते हो यार ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था पहले, ऐसा भी हो सकता है क्या, समझ रहे हो ना सर बात को। और देखो बुक की अगर मैं बात करूँ कि मैं कौन सी बुक फॉलो करता हूँ रियल एनालिसिस के लिए, तो सर फिलहाल दो बुक हैं। एक तो अपनी MD राय सिंघानिया, दैट इज एस चंद, और दूसरी जो है अरोड़ा एंड मलिक। ये दोनों स्टैंडर्ड ही बुक है, तो मोस्टली जो है वो यही दो बुक फॉलो करते हैं बच्चे। सर बाकी बहुत सारी बुक है, आपने फॉलो नहीं करनी है, आप इन दोनों में से कोई एक बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो। जो सर ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा पैसा है, वो दोनों फॉलो कर सकता है, वरना PDF भी इनका अवेलेबल है शायद से टेलीग्राम वगैरह पे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो आप जो है इन दोनों में से कोई एक देख लेना। और सर जी अगर नहीं भी करते हो तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैं पूरा जो है रियल एनालिसिस कवर करके चल ही रहा हूँ। आपका यूपीएससी तो यूपीएससी, CSIR आपका, और कौन किस में आता है सर जी ये IIT जैम, और किस में आता है सर जी ये गेट, तो सारा कवर करके चलेंगे यहाँ पे, टेंशन मत लेना। तो देखो जी, सबसे पहला टॉपिक है अपना स्टेटमेंट्स। अब सेट थ्योरी से पहले ना स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है सर, बहुत सारे अपने सिंबल हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होंगे आगे, तो हो सकता है आपको सर मालूम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे सर जिनको नहीं मालूम, तो उनको मालूम चल जाएगा। तो क्या कहता है जी स्टेटमेंट में, इन मैथमेटिक्स वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स विच मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। देखो वैसे अगर हम बात करें इन जनरल स्टेटमेंट्स की, तो सर स्टेटमेंट्स बहुत तरीके की होती हैं। लाइक आप सवाल पूछ रहे हो किसी से, है ना, आपने खाना खा लिया क्या, तो वो कहेगा जी नहीं अभी बना नहीं है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप कुछ डिक्लेयर करते हो, या तो वो सही है या आप झूठ बोल रहे हो। लाइक आप डिक्लेयर कर रहे हो ये मार्कर 50 रुपये का है, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। बट सर ये देखो, या तो ये सही बात होगी या ये झूठ बात होगी। अब आप कहोगे भैया ये तो झूठी बात है, 50 रुपये का कौन सा मार्कर आता है, ये समझ रहे हो ना बात को। तो मैथमेटिक्स में सर हमारी जो डीलिंग होती है वो किस तरीके की स्टेटमेंट के साथ होती है, डिक्लेरेटिव, जहाँ पे हम कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं। लाइक मैं डिक्लेयर करूँ नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना कि नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव होता है, बट क्या ये बात सही है,
आप कहेंगे जी फॉल्स है। तो ट्रू या फॉल्स हो सकता है, बट स्टेटमेंट कैसा होगा अपना नेचर के अंदर, डिक्लेरेटिव, जहाँ पे हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ गए सर लॉजिक। अब उसके बाद आते हैं सर ये कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, जो दो स्टेटमेंट्स के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। क्या कहता है, सिंबल यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग लॉजिकल इंटरकनेक्शन बिटवीन दी स्टेटमेंट्स। दो आपके पास डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स थी, उनके बीच में आपने कुछ लॉजिक सा ऐसा ना, मतलब कुछ रिलेशन सा आपने इस्टेब्लिश करना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं सर कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स क्या है अपने पास, काफ़ी सारे हैं। लाइक आपने देखा होगा, जो पहले से जानते हैं, या मैं बता दूं कनेक्टिव सर अपने पास एक ये है, एक ये है, एक जो है अपने पास ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये सारे जो है वो कनेक्टिव्स है। बारी बारी से सर सबको देखेंगे, सबकी डिटेल में जाएंगे और सबके एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस कनेक्टिव को कहाँ यूज़ करना चाहिए। समझ रहे हो सर। पहला कनेक्टिव देखें आप, कहता है इफ़, ये वाला, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, इम्प्लाइज दैट। तो जो बच्चे ऐसे बनाते ना, इक्वल टू की जगह ये बना देते हैं, सर जी ये मत बनाया करो, ये गलत होता है बहुत ज़्यादा। किसी दिन आपका पेपर किसी बुद्धिजीवी के हत्थे चढ़ गया ना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, गला घोट देना उसने। समझ रहे हो ना बात को। बहुत से बच्चों की आदत होती है, हम लोग ऐसे इक्वल करते हैं ना, वो इक्वल की जगह ऐसे कर देते हैं। सर जी ये वाला सिंबल ये बन जाता है इम्प्लाइज दैट का, और ये इक्वल नहीं होता। इक्वल और इम्प्लाइज दैट सर सेम नहीं है। अभी आप समझ जाओगे अगर आपको नहीं मालूम तो मेरा निवेदन यही है, परीक्षा के अंदर ये इक्वल को ऐसा ना बनाए, वरना भैया यूपीएससी में तो जो पेपर चेक करते हैं वो तो होते हैं देखो बुद्धिजीवी, सीधी बात है, प्रोफेसर चेक करते हैं एग्ज़ाम। अब मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मैथ्स का प्रोफेसर चेक करेगा, पीएचडी भी होगा ही बंदा। अब वो क्या है, बुद्धिजीवी है, उसको मैथ से प्यार है। आपने इक्वल को कर दिया इम्प्लाइज दैट, तो फिर क्या होगा सर जी, यहाँ लगेगी ना बात, है ना। फिर वो टीचर भी कहेगा उस रात अपन 2 बजे तक पिया। खैर मसले हो जाते हैं सर जी ऐसे जो है, तो नहीं करना है आपने इक्वल और इम्प्लाइज दैट को मिक्स। चलो जी बढ़िया। अब देखो इसका मतलब क्या है, कहता है इफ P एंड Q बी टू स्टेटमेंट्स सच दैट ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट P इम्प्लाइज दैट ट्रूथ ऑफ Q। सर आप ना पहले तो एक ये बात ध्यान में रख के चलें, जहाँ भी स्टेटमेंट लिखा है मैथमेटिक्स के अंदर, तो हमें उस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। समझ रहे हो ना। क्योंकि मैथ्स में हम सिर्फ किसके साथ डील करते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के साथ। वेरी गुड। कहता है इफ P एंड Q, दो स्टेटमेंट है आपके पास P और Q, तो इम्प्लाइज दैट आप तब यूज करते हो जब P, अगर P ट्रू है, P के ट्रू होने की वजह से Q ट्रू हो रहा है, तो हम बोलते हैं दैट P इम्प्लाइज Q। समझ रहे हो ना क्या कहता है, इफ P एंड Q बी टू स्टेटमेंट्स सच दैट ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट P इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ Q। P के सत्य होना क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जी Q भी ट्रू है आपका। अगर P ट्रू है तो आप ये मान लेते हो, मतलब P के ट्रू होने की वजह से Q का ट्रू होना, ऐसे समझो तो ज़्यादा बेटर तरीका है ये। सर ये जो वर्ड होते हैं ना, ये बहुत फंसा देते हैं, मैं बता रहा हूँ। इनको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहिए। अभी तो खैर आसान है, बट इन फ्यूचर आपके पास मान लो सर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे क्या है, वर्डिंग का सर बड़ा मसला रहता है, तो इसको बिल्कुल बारीकी से समझना है। क्या कह रहा है, ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट P इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ Q, यानी इसको आप ऐसे समझो, P के ट्रू होने की वजह से Q का ट्रू होना, P के ट्रू होने की वजह से Q का ट्रू होना, इट मीन्स P इम्प्लाइज Q। क्या समझे, P के ट्रू होने की वजह से Q का ट्रू होना, इट मीन्स P इम्प्लाइज Q। बहुत बढ़िया। और इसको लिखा कैसे जाता है सर मैथमेटिक्स की भाषा में, ऐसे। अब ऐसे क्या सर, भेजे में ना बात घुसती नहीं है, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से बात जो हमें समझ आती है। लेट, हम ऐसा मान ले, लेट स्टेटमेंट P है मेरे पास, ABC is a right angle triangle, ABC is a right angle triangle, और Q स्टेटमेंट है मेरे पास, लेट से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। वही अपना नॉर्मली जो ABC हम लेके चलते हैं, तो
ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ये राइट एंगल मेरा बना नहीं बना कह नहीं सकते, ठीक है। तो अभी कहता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी स्टेटमेंट ये है और क्यू स्टेटमेंट है पाइथागोरस, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब आप समझना पी का ट्रू होना, अगर ए बी सी एक राइट एंगल है, अगर ए बी सी एक राइट एंगल है, पी के सत्य होने की वजह से क्यू भी सत्य होगा। होगा सर ये सत्य? क्या इसके ट्रू होने की वजह से क्यू आपका ट्रू हो रहा है? चेक करो, अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यानी कि पाइथागोरस को वो फॉलो करेगा। इट मीन्स P के ट्रू होने के बाद आप देख रहे हो P अगर ट्रू है उसकी वजह से आपका Q जो है वो ट्रू हुआ है ना सर जी। कई बार ऐसा भी हो सकता है P तो ट्रू हो बट Q फॉल्स हो, मतलब P तो सही है लेकिन Q अपना फॉल्स है, तो हम बोलेंगे P जो है वो Q को इम्प्लाई नहीं करता। P के सत्य होने की वजह से Q आपका ट्रू नहीं हुआ, इट मीन्स P डजंट इम्प्लाइज Q। अभी क्या है, P के सत्य होने की वजह से Q भी सत्य हुआ, यानी P इम्प्लाइज Q। वेरी गुड, P इम्प्लाइज Q, यहाँ पे ये बात वैलिड है। लाइक कल को आपसे कहे ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, लेट से एक और स्टेटमेंट लेते हैं, ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल हटा दो और Q अपना ये है, या हम ऐसा लिख देते हैं ABC इज अ रेक्टेंगल, और आसान कर देते हैं सर आपके लिए जो है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये अपना मान लेते हैं सर P स्टेटमेंट कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब ABCD एक रेक्टेंगल है तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। क्या अब ये बात सही होगी? आप कहोगे P तो ट्रू है, मतलब P आप मान रहे हो ट्रू है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, लेकिन क्या P के ट्रू होने से आपका Q ट्रू हो रहा है क्या? क्या कहते हो भैया? Q आपका ट्रू नहीं हो रहा, कुछ घुस रहा है सर इधर, है ना, समझ रहे हो ना? थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। P के ट्रू होने से क्या आपका Q ट्रू हो रहा है? आप कहेंगे जी नहीं हो रहा। रेक्टेंगल में सर ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, इट मीन्स P का तो ट्रू हुआ, मतलब P तो ट्रू हुआ बट इसके ट्रू होने से Q ट्रू नहीं हुआ, Q फॉल्स हो गया। यहाँ पे लिखेंगे P जो है वो Q को इम्प्लाई नहीं करता। समझ रहे हो सर जी? इस वाले स्टेटमेंट में P Q को इम्प्लाई कर रहा है बट यहाँ इम्प्लाई नहीं कर रहा। ये क्या है, वर्ड में तो सर थोड़ा सा मसला हो जाता है ऐसे। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि x इज लेट से अपन ऐसा बोल देते हैं दैट x इक्वल्स टू नेगेटिव, इट इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये P है, x कोई एक नेगेटिव नंबर है और x P स्टेटमेंट क्या है? x का एक नेगेटिव नंबर होना। अगर अपना x एक नेगेटिव नंबर है, क्या उससे ये बात सत्य होती है? अगर x अपना नेगेटिव नंबर है तो क्या x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा? आप कहोगे होगा, बिल्कुल होगा भाई, नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। अब आप तो ये भी नहीं कह रहे कि x 0, आप कह रहे हो नेगेटिव ही है तो स्क्वायर उसका 0 से बड़ा ही होने वाला है। यानी P के ट्रू होने से आप देखो Q का भी ट्रू होना हुआ है ना, Q ट्रू, P आप Q मतलब P को जब आप ट्रू मान के चल रहे थे, आपका Q भी क्या हो गया सर जी? ट्रू हो गया। इट मीन्स P इम्प्लाइज Q, गॉट इट। अब देखो सर ये जो P इम्प्लाइज Q है ना, इसमें कुछ समझ लेते हैं सर बात। इसको और भी तरीके हैं पढ़ने के, लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं देखो। कई लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं इफ P then Q, इफ P then Q, मतलब पहले P होगा उसके बाद Q होगा। ये तरीका भी सही है सर, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, अब मैं आपसे ऐसे एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप मुझे बताना कितना सही है कितना गलत है। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है सर ये स्टेटमेंट्स के साथ खेलना, मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स करनी एक बार को आसान होती है, इंटीग्रेशन आसान होता है, डिफरेंशिएशन आसान होता है, इन स्टेटमेंट्स के साथ खेलना मुश्किल होता है, सोचना पड़ता है ना सर, क्योंकि अच्छे तरीके से। स्टेटमेंट सुनो तो इसी बात पे चलो।
मैं कहता हूँ जी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ P इज द ट्रुथ ऑफ Q। क्या स्टेटमेंट बोली? द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ P इज द ट्रुथ ऑफ Q। यानी मैं बोल रहा हूँ अगर P मेरा ट्रू है, P मेरा अगर ट्रू है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि Q को ट्रू होना पड़ेगा। अगर Q ट्रू है तो ये बात ठीक है, Q ट्रू होगा, नेसेसरी का मतलब है तभी आपका P भी ट्रू होगा। क्योंकि आप एक बात सोचो, P इम्प्लाई कर रहा है Q को, हम इम्प्लाई में तो मान के चलेंगे कि भैया P के होने की वजह से Q हो रहा है, P के होने की वजह से Q हो रहा है। तो यानी अगर Q हो रहा है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि P भी हो रहा ही होगा, क्योंकि बिना P के हुए Q हो नहीं सकता, क्योंकि P तो भैया इम्प्लाई कर रहा है Q को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? P इम्प्लाई कर रहा है Q को, कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका Q ट्रू है तो P को तो सर ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले P हुआ होगा तभी तो Q आया। अगर P हुआ ही नहीं होता तो Q कहाँ से आता? यानी P के सत्य होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि Q अपना सत्य रहा होगा। समझ रहे हो ना भैया? ये कंपलसरी कंडीशन है, मतलब नेसेसरी कंडीशन है कि अगर Q ट्रू है तभी तो P ट्रू हुआ होगा। पहले P था फिर Q आया, तो अगर Q ट्रू मिल रहा है यानी अब हम डैम श्योर है कि P भी क्या रहा होगा सर जी? ट्रू रहा होगा, क्योंकि P ट्रू रहा होगा तभी तो Q मिला। समझे? कमेंट में बताना मेरे को ये वाली स्टेटमेंट, ये लिखनी भी है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ P इज द ट्रुथ ऑफ Q। समझ रहे हो सर? थोड़ा सा ना बस अलर्ट मोड पे रहो। मैं बता रहा हूँ सर इतना मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से सोचोगे सर समझ आएगा पूरा। अच्छा, एक स्टेटमेंट और बोली जाती है इसी के रिगार्डिंग, सुनना। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ Q इज द ट्रुथ ऑफ P। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ Q इज द ट्रुथ ऑफ P। Q के सत्य होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि P ट्रू हो, क्योंकि पहले P ट्रू होगा तभी तो Q पे बात पहुंचेगी। समझ रहे हो सर? नेसेसरी कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ P इज द ट्रुथ ऑफ Q एंड नेसेसरी कंडीशन, नहीं नेसेसरी नहीं भैया, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ Q इज द ट्रुथ ऑफ P। Q के सत्य होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कम से कम भैया P ट्रू होगा तभी तो Q आएगा, तो सफिशिएंट है वो। P ट्रू है उसके बाद ही तो आप Q पे पहुंचोगे, और आप पहले ये डिक्लेयर कर दो कि Q ट्रू है तो ये तो फिर डैम श्योर है कि P ट्रू रहा होगा। तो यानी Q का सत्य होना एक नेसेसरी कंडीशन बन गया P के ट्रू होने के लिए, कि अगर Q ट्रू है तो भैया भगवान भी नहीं अब कर सकते गोरे को काला, P को तो ट्रू होना ही पड़ेगा। समझ रहे हो सर? इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो सर जी देखो, आपने कमेंट में बताना है क्या ये इम्प्लाइज दैट आपको समझ आया। ये दो स्टेटमेंट है ये झोलझाल वाली, ये आपको कितनी क्लियर हुई? ठीक है सर जी। सर जी बाकी जो कनेक्टिव्स हैं अपने वो देखें ज़रा एक बारी। तो पहले सबसे पहले अपने पास ये वाला कनेक्टिव है ना, डबल साइडेड एरो, इसको हम बुलाते हैं देखो इक्विवेलेंट टू। सर जी ये मेरे को बताना कितना समझ आ रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये देखो जो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं ना ये क्या है सर जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग रहती हैं, तो इनमें तब तक आप मतलब एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकते जब तक आप खुद से बैठ के उसको सोचो ना। मतलब आप ये सोचो क्या एक बात का सही होना ज़रूरी है तभी दूसरी बात ट्रू होगी। ये बैठ के खुद सोचोगे ना आप, तब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि हाँ सर ये मुश्किल नहीं है ना। अगर समझ आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। मान लो किसी को समझ अगर थोड़ा कम भी आ रहा है तो सर घबराओ मत, एक दो बारी आप प्रैक्टिस करोगे स्टेटमेंट्स को लेकर तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और मैं तो कह रहा हूँ सर जी ये तो वर्ड में लिखी हुई है हमने, तो थोड़ा सा ये दिक्कत देती है। मैथमेटिक्स में तो क्या है, सीधी सीधी होती है, x इज़ ग्रेटर देन 0 विच इम्प्लाइज दैट, ये तो वहाँ इतनी कोई दिक्कत अपने को आती नहीं है। बट अगर हम ये सीख लेंगे तो सर मैथमेटिक्स वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं, बिल्कुल आपको एकदम केक वॉक लगेंगे। आप कहेंगे जी ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, खामा कहीं परेशान हो रहे थे।
खैर अच्छा स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट है सर अपना, अब ये जो कनेक्टिव है ये है इक्विवेलेंट टू वाला। देखो इसमें क्या होता है, कहता है इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट सच दैट P इम्प्लाइज Q, P जो है वो Q को इम्प्लाई कर रही है एंड Q इम्प्लाइज P, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही हैं, देन वी राइट P बाई इम्प्लीकेशन, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। बाई इम्प्लीकेशन भी बोल देते हैं कई लोग जो है इसको, है ना, क्योंकि दोनों साइड इम्प्लीकेशन है इसके अंदर। इसका सर एग्जाम्पल देखें, ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AB इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD, ये चीज़ इसको इम्प्लाई कर रही है, और अगर ये होगा तो ये बता रही है। अगर ABCD और BCAD इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, इट मीन्स Q स्टेटमेंट इज इम्प्लाइंग P, और अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम है तो P स्टेटमेंट इज इम्प्लाइंग Q, तो दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही हैं, इसका मतलब बाई इम्प्लीकेशन आ गया, तो इक्विवेलेंट टू। अब इसको सर देखो कैसे कैसे पढ़ते हैं लोग, है ना, तरीके सर मालूम होने चाहिए अपने को, क्योंकि कल को कहीं आप जाओ तो सर आपको कहीं अलग तरीके से लिखा हो तो ऐसे तो ना हो ना कि ओह ये क्या लिख दिया, ये तो अपने आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सर जी ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो तरीका है वो पढ़ने का वो यही है, इक्विवेलेंट टू। लाइक दो स्टेटमेंट P और Q है तो हम बोलेंगे P इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट Q। वेरी गुड। दूसरा तरीका है सर इसका, P इफ एंड ओनली इफ Q। P तब है जब Q है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, Q इफ एंड ओनली इफ P। Q तब है जब P होगा, समझ रहे, दोनों को ज़रूरत है ना, P को Q की ज़रूरत है, Q को P की ज़रूरत है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ P इज द ट्रुथ ऑफ Q। ये बैठ के सर सोचना इन स्टेटमेंट्स पे कि ये कहाँ तक सही है। आप सोचोगे, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप इसकी ब्यूटी को पहचान पाओगे ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ P इज द ट्रुथ ऑफ Q, और वी कैन ऑल्सो से दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रुथ ऑफ Q इज द ट्रुथ ऑफ P। इसको विचार करना सर और मेरे को बताना कमेंट के अंदर कि कितनी जो है आप ये स्टेटमेंट्स, इनकी जो गहराई है उनको आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल शांत दिमाग से सोचना, उसके बाद मुझे बताना। सर जी फिर भी समझ नहीं आता है, कोई मसला रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 93 101 72 405 आपकी सेवा में हाजिर है। व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये है कि थोड़ा जो है टाइम थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अगर आप डाउट पूछते हो लाइक रात को 10 बजे के बाद थोड़ा मुश्किल रहता है सर, सुबह 8 बजे से पहले, इसके बीच में आप कभी भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट वे क्या है डाउट पूछने का, स्नैप लो, मतलब फ़ोटो लो, हाईलाइट करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, भेज दो, फिर मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा उसको। यूट्यूब के कमेंट में डाउट पूछने से ज़्यादा अच्छा है आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ लें, वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से असिस्ट कर पाऊँगा। ठीक है सर, आगे देखें सर, ये तो अब मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अच्छा एक स्टेटमेंट देखते हैं जो बाई इम्प्लीकेशन नहीं है, लाइक देखो आपको थोड़ा और क्लियर होगा इसके बारे में। हम बोल देते हैं लेट P स्टेटमेंट है X इज नेगेटिव। क्या ये बाई इम्प्लीकेशन सही है, आप बताओ मेरे को। X का नेगेटिव नंबर होना ये तो इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। X नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन क्या ये बात ज़रूरी है, सतर्क रहो, अगर एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो x नेगेटिव नंबर रहा होगा। क्या Q स्टेटमेंट P को इम्प्लाई कर रहा है? अगर मैं बोलता हूँ जी मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्या ये बात यहाँ से इम्प्लाई या जस्टिफाई होती है कि x आपका नेगेटिव ही रहा होगा? भाई x पॉजिटिव भी तो हो सकता है, हो ही सकता है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है। इस बार ही हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट इसको तो इम्प्लाई करता है, लेकिन सर ये रिवर्स में सही नहीं है, तो बाई इम्प्लीकेशन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन यूज़ करेंगे। समझ रहे हो ना सर लॉजिक? तो ये जो आते हैं ना सर ये स्टेटमेंट्स, इनमें क्या है सर सोचना पड़ता है कि कहीं कोई काउंटर एग्जाम्पल तो नहीं बैठा उसका। काउंटर एग्जाम्पल मिलते सर जी मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा पूरे रियल एनालिसिस में ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना CSIR में या फिर आपके जो जैम में या गेट में आते हैं,
सर जी उनमें थोड़ा सा क्या है, सोचना पड़ता है बैठ के। अब वो कैसे सोचा जाता है, हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको टेक्निक्स बताता जाऊंगा, आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो सर आपको भी सोचने का तरीका आ ही जाएगा, टेंशन ना लो। अगला देखो जी, दो कनेक्टिव्स हैं अपने पास। ये एक VLC बना दिया, VLC मीडिया प्लेयर टाइप, एक ये उल्टा VLC। तो सर इसका मतलब होता है एंड मैथ की टर्म में, और इसका मतलब होता है और। बहुत सारे सिंबल यूज़ करे जाते हैं, लाइक आप सेट थ्योरी में देखेंगे अभी, एंड इससे होता है और इससे होता है। आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ते होगे ना सर जी, अपने पास सब्जेक्ट भी है एक, तो उसमें देखेंगे बुलियन अलजेब्रा में एंड करते हैं हम किससे, डॉट से, मतलब A डॉट B ऐसे, और करते हैं किससे, पॉजिटिव से करते हैं। तो क्या ये अलग अलग ब्रांच के अलग अलग तरीके हैं सर सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करने के। ये ऐसा ही है भैया, एक पिताजी के 5 बेटे थे, पांचों की मेंटेलिटी अलग होती है सर। ऐसे ही मैथ्स की जितनी ब्रांचेस हैं उनकी अपनी टर्म्स हैं, अपना उनका सोचने का तरीका है, या आप यूँ कह ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर, हर ब्रांच का अपना अपना एक फ्लेवर है, और हर फ्लेवर अपने आप में यूनिक है, तो हमें हर फ्लेवर का मज़ा लेना चाहिए। चलो जी बढ़िया, आ जाओ वापस। कहता है द स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ P इज ट्रू एज वेल एज Q इज ट्रू। तो अरे यार, तो यहाँ पे देखो Q इज ट्रू, आपकी ये जो P एंड Q स्टेटमेंट है ये तभी ट्रू होगी जब P और Q दोनों ही ट्रू होंगे। समझ रहे हो सर बात को, एक भी फॉल्स हो गया तो सर जी मामला गड़बड़ है। जैसे ये जो स्टेटमेंट है, लेट्स से P एंड नेगेशन ऑफ P, ये नेगेशन का मतलब होता है डिनाइल। मैं बोलता हूँ कि जी राम एक अच्छा बच्चा है, देन नेगेशन ऑफ राम एक अच्छा बच्चा है, क्या है, राम अच्छा बच्चा नहीं है सच्ची, बिल्कुल नहीं अच्छा बच्चा। तो ये नेगेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ P, कि आप P को जो है वो डिनाइल कर रहे हो या P के आप अगेंस्ट ही जा रहे हो, ठीक एक ही बात है। तो P और उसका डिनाइल हमेशा क्या रहते हैं आपके, फॉल्स। कभी भी देख लेना ये फॉल्स रहता है सर आपका। आप रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे P एंड Q स्टेटमेंट तभी ट्रू पाई जाती हो जब दोनों ही ट्रू हो। बहुत से आपको एग्जांपल मिल जाएंगे ऐसे, स्कैन करोगे तो आसपास। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो है एग्जाम्पल P एंड Q इज़ ट्रू कैसे ले सकते हैं हम, ऐसे मान ले x y इज इक्वल्स टू 4। तो मेरे को बताना क्या ये इस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है कि x इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1। देखो अब ये बात तो सही है, अगर x और y का प्रोडक्ट आपका 4 है तो यानी आपका x 4 होगा और साथ में y 1 होगा, ये दोनों बातें होंगी तभी आपका एक्स वाई क्या आएगा, 4 आएगा। तो यानी ये बाई इम्प्लीकेशन है, अगर x 4 है और साथ में y 1 है तो एक्स वाई कितना होगा आपका सर, क्या कहते हो, 4 होगा। वेरी गुड। और मैं कह रहा हूँ एक्स वाई अगर 4 है तो ये इस चीज़ को भी इम्प्लाई कर रहा है P सत्य होने के बाद सर जी Q भी ट्रू है, x कैन बी 4 एंड साइमल्टेनियसली y कैन बी 1। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कब, व्हेन AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। ऐसे ही था, तो जो अपनी कंडीशन थी कहाँ चली गई, ये रही कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। तो यहाँ पे हम एंड की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते थे, ये कि ABCD पैरेललोग्राम तभी है जब ये कंडीशन ट्रू है, दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। समझ गए सर, आगे आ जाओ जी। कहता है द स्टेटमेंट P, इसका मतलब होता है सर और में क्या है, एक से भी काम चल जाता है। द स्टेटमेंट P और Q इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ P इज ट्रू और Q इज ट्रू, है ना। हम बोलेंगे या तो P ट्रू हो या Q ट्रू हो, सर जी एक से काम चला लेंगे हम लोग, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेट से x प्लस वाई, आसान सा लेते हैं सर, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये ट्रू कब होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0 और
y इज इक्वल्स टू 0, ये भी बाई इम्प्लीकेशन है। अगर एक्स वाई आपका 0 है तो यानी ये इम्प्लाई कर रहा है या तो x 0 रहा होगा या y 0 रहा होगा, यही तो बात। और अगर या तो आपका x 0 है या y 0 है, ये इस चीज़ को भी इम्प्लाई कर रहा है, देन आपका एक्स वाई क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो बाई इम्प्लीकेशन भी हो गया, इसका भी एग्जाम्पल हो गया और आपके और का भी एग्जाम्पल हो गया। देखो कि x और y इक्वल्स टू 0। इसका सर स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो देखो सर जी, उम्मीद करता हूँ मैं तो बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि जी आपको समझ आ रहा होगा। बाकी तो भैया आप लोग हैं, आप बताएंगे मेरे को कि ये कनेक्टिव्स कितने अच्छे से आपको समझ आ रहे हैं, बाउंसर जा रहे हैं, कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, या बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बहुत बेकार पढ़ा रहा हूँ, सर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सर जी देखो बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स की। इसमें पहला जो क्वांटिफायर है आपने देखा होगा सर, बहुत जगह पे ये बना रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल वैल्यूज़। लाइक बहुत सी बुक्स में आपने सर देखा होगा कुछ ऐसे लिखा रहता है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ऐसे ना, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, हो सकता है सर साथ में यहाँ पे ऐसे गिवन रहता है बिलोंग -2 से 4, ऐसे भी लिखा रहता है। इसका मतलब क्या रहता है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू -2 to +4। समझ गए सर। और जो अगला क्वांटिफायर है ये है देयर एग्जिस्ट, मतलब आप ये समझे ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए या एक कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए जो उसको सेटिस्फाई कर रही हो। तो आपने अक्सर किताबों में देखा होगा, तो इसको ऐसे तरीके से लिख के रखते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर विच, ऐसे करके ना, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो मतलब एक x की वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करती है वहाँ पे जिसके लिए कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ये दोनों बस आपको ध्यान होने चाहिए, कहीं भी ये लिखा होगा इट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x कैन टेक एनी वैल्यू। यहाँ लिखा होगा देयर एग्जिस्ट, ये वाला माता का त्रिशूल टाइप थोड़ा लेटा के, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है वो एक, कम से कम एक तो x एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर सेट पे। तो सेट क्या है सर, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ये 11वीं 12वीं में भी हम लोगों ने पढ़ा है, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कहता है जी अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है जी, इसकी जो डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड का मतलब आप ऐसे समझ लो, लाइक हम बोलते हैं जी दी, एक सेट है, सेट ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय Hyundai। तो इट मीन्स उस सेट में सिर्फ Hyundai ने जो मैन्युफैक्चर करी हैं गाड़ियाँ वही देखने को मिलेंगी। हम ऐसे बोल दें लेट ए इज़ अ सेट ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो, तो उस सेट में फिर सिर्फ वही बाइक देखने को मिलेंगी जो हीरो ने मैन्युफैक्चर्ड करी हैं। यानी हम बोल सकते हैं किसी सेट के अंदर सर जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट के अंदर जो रहते हैं उनको मेंबर बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। तो जो एलिमेंट है या जो मेंबर हैं वो सर एक कॉमन ऐसी कंडीशन होती है जो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ऐसा बोल सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है आगे, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो भी उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट फिल किए हैं उनको या तो आप एलिमेंट बोलते हो या क्या बोलते हो सर जी, उनको मेंबर बोलते हो। और ये बात तय है, ये जो मेंबर है या ये जो एलिमेंट है, इन सब के अंदर एक कोई ऐसी कंडीशन होगी जो ये सारे शेयर कर रहे होते हैं। इट मीन्स कॉमन कंडीशन। गॉट इट। अब जनरली जो है सर सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल लेटर से। तो जनरली ऐसा देखा गया है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, बाय, वेरी गुड, कैपिटल लेटर्स, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी। और जो इनके अंदर मेंबर होते हैं या एलिमेंट होते हैं, जर्नली सर इनको स्मॉल लेटर्स से जो है वो रिप्रेजेंट करवाया जाता है। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स आर, वेरी गुड, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल
लेटर्स, बाय स्मॉल लेटर्स। वेरी गुड। अब देखो जो सेट है ना सर, सेट को कई लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, देखना एक बारी। लेट कैपिटल एस इज अ सेट ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एस इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्स। एस एक सेट है जिसके अंदर एक्स नाम के ऑब्जेक्ट आएंगे। एक्स की सर कौन सी वैल्यूज? फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। तो यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू देखने को मिलेंगी आपको एक्स की जिनके लिए पी एक्स एक आपका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि x कंटेन्स दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। क्या लिखेंगे? s कंटेन्स दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। समझ रहे हो सर? एग्जाम्पल देख लें, क्या कहते हो? चलो जी बढ़िया। वैसे तो मुझे पता है भैया, उस्ताद हो आप लोग मेरे से भी ज़्यादा, बट देख लेते सर एक एग्जाम्पल, कोई बुराई नहीं है। लेट से एस इज अ सेट एक्स और अपने को स्टेटमेंट गिवन है लेट से एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, या इंटीजर भी दे दोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक कंडीशन लगी हुई है। यहाँ पे अपना एक जो s है वो ऐसा सेट है जिसके अंदर वो वाली वैल्यूज़ आएंगी x की जो 1 से बड़ी हैं और इंटीजर हैं। तो s कैसा सेट हो गया इस हिसाब से सर? अपना ये हो गया जी 2 3 4 समझ गए सर जी? क्योंकि x 1 से बड़ा रखना है, 1 से बड़ा, और इंटीजर भी होना चाहिए, तो 2 3 4 चलता रहेगा ऐसे। तो अब ये जितने भी एलिमेंट होंगे सर वो एक कॉमन कंडीशन को जो है ना वो शेयर कर रहे होंगे। क्या? कि सारे 1 से बड़े होंगे और सारे ही जो हैं वो इंटीजर को बिलोंग कर रहे होंगे। वेरी गुड। अब देखो सर, मान लो जैसे कोई आपका मेंबर है सेट का, मेंबर जो है वो जनरली स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। अब मान लेते हैं जी, हम कहते हैं कि जो आपका ए है वो बिलोंग करता है एस से, मान लेते हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे? देखो, मैं मालूम है सर मेरे को, आप लोगों को आता है, बट देख लेते हैं एक बारी। तो कैसे लिखेंगे? दैट ए बिलोंग्स टू एस। इट मीन्स क्या है सर? ए बिलोंग्स टू एस, यानी आपको ये जो ए मेंबर है ये एस सेट के अंदर देखने को मिलेगा। वेरी गुड। हम अगर देखो मान लो बिलोंग नहीं करता, लेट से इसको हम ऐसे लिखते हैं फिर। इट मीन्स बी जो है वो एस से बिलोंग नहीं करता, बी आपको एस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, मैं ऐसे बोल दूं क्या? लाइक 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, बोल सकते हैं सर, क्योंकि एस के अंदर 1 कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेरी गुड। इसका सर जी क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। इसके बाद सर अपने पास ना एक सेट है जिसका नाम है वॉइड सेट। सेट के भी सही भांति भांति जो है वो टाइप होते हैं, मतलब भांति भांति तरह के सेट पाए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है सर जी वॉइड सेट। वॉइड का मतलब होता है जी खाली। क्या मतलब होता है वॉइड का? खाली, एम्प्टी। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। वॉइड सेट को जनरली लोग किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं सर? अपने फाई भैया से। तो फाई से जो है वो वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करवाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं सर, तभी हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट से कैपिटल ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 0। आप कहेंगे जी ये क्या बात हुई? आप x कुछ भी ले लें, क्या कभी स्क्वायर 0 से छोटा होता है? आप कहेंगे जी नहीं होता। यानी इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट मीन्स सेट ए इज़ अ वॉइड सेट और सेट ए इज़ एन एम्प्टी सेट। समझ गए सर जी बात को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यार, आप लोग जिद कर ही रहे हो तो। दैट x कंडीशन इज सच दैट x इज़ लेस देन x। तो कभी x से ही छोटा हो सकता है? आप कहेंगे जी ये तो असंभव वाली बात हो गई। इसका मतलब जो ये ए सेट है ये कैसा सेट है आपका?
एम्प्टी सेट है या कैसा सेट है, वॉइड सेट है। समझ गए सर, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, वेरी गुड। तो देखो सर अभी क्या है ना, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं सेट से ही रिलेटेड, उनको एक बार जल्दी से जो है हम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि बाद में कभी हमें जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको समझने में ज़्यादा मसले ना आए। आगे देखें सर, सबसे पहले अपने पास टर्म है सिंगलेटॉन। तो सिंगलेटॉन क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सर सिर्फ एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से ये सेट, तो इसको हम क्या बुलाएंगे सर जी प्यार से, क्या कहते हो, सिंगलेटॉन, वेरी गुड। आगे है जी इक्वालिटी ऑफ सेट्स, कहता है दो सेट है अपने पास, P है और Q है, कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। आप कहते हो कि दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल आ जाओ, लेट से सेट P इज इक्वल्स टू 1 2 3, दुनिया में आना है फ्री और दुनिया से जाना भी है फ्री। और लेट से Q सेट 2 3 1, आप सर ये पाओगे दोनों में एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, ऑर्डर सर उनका अलग है, लेकिन इक्वालिटी के टाइम पे ऑर्डर मेंटेन, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। वेरी गुड। आगे आ जाओ जी सबसेट। सबसेट ये बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप, फिर भी सर देख ही लेते हैं। कहता है इफ़ ईच मेंबर ऑफ ए, दो सेट है अपने पास ए और बी, आप मान के चले, इफ़ ईच मेंबर ऑफ ए इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी, मतलब ए का हर एक प्राणी बी का भी प्राणी है। दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू ए, इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज दैट x also belongs to, मतलब it implies that x also belongs to b, then a is called subset of b और b is called superset of a। सर जी अगर देखो a के सारे प्राणी b के अंदर भी हैं तो हम बोलेंगे a b का एक सबसेट है, और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे, ये इक्वालिटी वाले में लिखते हो आप कि a जो है वो b के इक्वल भी है और B का सबसेट भी है। बट सर कई बार ऐसा भी होता है, पहले इसी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा, फिर नीचे वाली बात पे आता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो इसको, तो इसका मतलब होता है A इज़ अ सबसेट ऑफ B और B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। एक ही बात है सर, पढ़ने का तरीका अलग अलग है बस। B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A और A इज़ अ सबसेट ऑफ B, और A और B सेट जो है वो सर इक्वल भी हैं, इक्वल का साइन भी लगाए, ध्यान रखना। बट कई बार ऐसा होता है कि एवरी मेंबर ऑफ A इज़ अ मेंबर ऑफ B, A का हर एक प्राणी B के अंदर पाया जाता है, बट B के अंदर कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो A के अंदर नहीं पाए जाते। A के सारे प्राणी तो B में मिलते हैं, लेकिन B के सारे प्राणी A में नहीं मिलते, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। लेट से एग्जाम्पल देखते हैं, अपना जो मान लेते हैं सर जी सेट A है 1 2 3, ठीक है सर जी, और B सेट है अपने पास लेट से 1 2 3 4 5। आप देखो सर A के सारे प्राणी B के अंदर विराजमान है, लेकिन B के अंदर दो प्राणी ऐसे भी हैं जो सर A के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि A जो है वो B का एक प्रॉपर सबसेट है। इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं सर ऐसे, इट मीन्स A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसमें क्या है, A सबसेट भी है और A और B इक्वल भी है, इक्वल का साइन लगाए ना, मतलब यहाँ पे A के सारे प्राणी B के अंदर हैं, B के सारे प्राणी A के अंदर हैं। यहाँ पे A के सारे प्राणी B के अंदर हैं, लेकिन B के सारे प्राणी A के अंदर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें सर इसका, वेरी गुड। तो देखें सर, आपने बताना है कमेंट में क्या सर आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही है। तो जनाब देखो, बात करेंगे हम लोग पावर सेट की। सर जी ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कहता है पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए या पी ऑफ ए एंड कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए।
कहता है पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें ए के सारे सबसेट हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सर, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन डिटेल में करेंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू 1,2। तो अब इसका पावर सेट लिखते हैं हम, पावर सेट ऑफ ए। देखो ए के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। ए का सबसेट होता है एक 1, भैया ये सबसेट ही तो है ए का। एक सबसेट हो सकता है 2, एक सबसेट हो सकता है 1,2, और अपने को पता है सर हर सेट का एक सबसेट होता है, दैट इज़ 5। तो ये पावर सेट बन गया किसका सर जी, ए का। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला इसका प्रॉपर सबसेट है, ये वाला इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और 5 तो सबसेट रहता ही है। वो तो ऐसे हैं भैया फ्री में चिपक के चले जाते हैं कहीं भी। तो सवाल ये आता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, बेसिकली 2 की पावर n। अब सवाल है सर ये आया कैसे, इसको समझते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट जो है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। इसको पहले लिख लेते हैं, अब इसको प्रूफ भी करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है ना, किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे। तो देखो सर सबसे पहले हमें जो है अगर पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, हम ऐसा मान लें सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इक्वल्स टू n। मान लेते हैं सर ऐसा। आप देखो हमें ये देखना पड़ेगा पहले तो ऐसे कितने सबसेट है जिनके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता, वो तो सर एक ही है, 5 दिखता है अपने को। ऐसे कितने सबसेट है जिनके अंदर एक एलिमेंट आएगा, ऐसे कितने सबसेट है जिनके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, ऐसे कितने सबसेट है जिनके अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, ऐसे कितने सबसेट है जिनके अंदर 4 आएंगे, ऐसे कितने सबसेट है जिनके अंदर n के n आ जाएंगे, वो भी खैर एक ही आएगा, और फिर उन सबको हमने ऐड कर देना है। यही तो बात है भाई, सारे सबसेट निकालने हैं और उनको ऐड कर देना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी हम नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, वो कितना हुआ, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे n, और आपने कितने चूज करने हैं उसमें से 0, तो nc 0। ऐसे ही मैं बोलूँ जी नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, nc 1 बन जाएगा। वेरी गुड। मैं बोलूँ जी नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, nc2। तो ऐसे करते करते क्या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग n एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट आए हैं जिसके अंदर ncn। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल होंगे सर, इन सब के सम के इक्वल। तो लिखेंगे जी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, वेरी गुड, nc0 प्लस nc1 nc2 से लेकर ncn। सर आप लोगों को याद है बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखो 11th 12th में या आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा सर, इस वाले का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है nc0 x0 nc1 x1 nc2 x स्क्वायर ncn xn, ऐसे ही होता है। आप देखो सर इस एक्सपेंशन में अगर आप x को 1 पुट कर दो, लेट से x इज इक्वल्स टू 1, लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही 1 पुट करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर n, ये कितना हो जाएगा सर nc0, 1 की पावर 0 इज़ 1, nc1 x की 1 की पावर कुछ भी कर लो सर क्या ही होती है,
1 ही होती है भैया। तो यानी ये जो सीरीज़ है इसका सम कितना आ गया, 2 की पावर n आ गया सर जी। आप देखिए ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट यही सीरीज़ है, चेक कर लो आराम से, तसल्ली हो जाए ना मन को, तब हाँ कर देना। आपके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं क्या यही सीरीज़ है, आप कहेंगे जी यही सीरीज़ है। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं सर, 2 की पावर n। और किसी पावर सेट में क्या होते हैं, सारे सबसेट ही तो हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट दिखाई देंगे आपको, सारे सबसेट, दैट इज़ 2 की पावर n। इसका सर लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो सर आपने बताना है कमेंट में मेरे को, क्या आपको ये पावर सेट का जो प्रूफ है या ये जो फंडा है समझ आया। सर अब बात करेंगे देखो ऑपरेशन ऑन सेट, कि किसी सेट पे क्या क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो सर ले दे के सेट पे जो है वो 4 तरीके के ऑपरेशन अपने को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं सर जी। पहला ऑपरेशन अपने पास यूनियन, क्या है जी, यूनियन है ना, यूनियन होता है ना एकता, एक साथ सारे, तो यूनियन है। दूसरा है सर अपने पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखने को मिलता है। इनको भी वन बाय वन समझेंगे एग्जाम्पल से। और तीसरा है अपने पास डिफरेंस, डिफरेंस, और चौथा है सर अपने पास कॉम्प्लीमेंट। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है सर जी, ये कॉम्प्लीमेंट कुछ और है, आप लोग जानते होंगे। तो वन बाय वन हम लोग क्या है इनको एक समझते हैं। तो सबसे पहले है सर यूनियन। तो यूनियन को देखो आप कुछ ऐसे समझें कि अपने पास दो सेट हैं ए और बी, और आप उनका यूनियन निकालना चाहते हो, ए यूनियन बी। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, है ना, यू यूनियन। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें x देखो ऐसी वैल्यूज़ होंगी कि x आपका a से भी बिलोंग करता हो, या x आपका b से भी बिलोंग करता हो, या x सर दोनों से ही बिलोंग करता हो, है ना, x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सर, ऐसे क्या समझ नहीं आता, हम इंसान लोग हैं सर, हमें एग्जाम्पल से समझ आता है। ए सेट है जी 1 2 3, और बी सेट है जी लेट से आपका 3 4 5। अब किसी डेढ़ शाणे ने आपसे कहा कि आप ए यूनियन बी निकालें, और वो डेढ़ शाणा सर जी मैं ही हूँ फिलहाल तो, कि ए यूनियन बी निकालें। देखो तो आपने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए से भी बिलोंग करते हैं, जो बी से भी बिलोंग करते हैं, और जो दोनों से भी बिलोंग करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 2 3 4 5। ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं कमबख्त जो ए से भी बिलोंग करते हैं, जो बी से भी बिलोंग करते हैं, और जो दोनों से ही बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया, तो यूनियन आ गया सर समझ, वेरी गुड। दूसरा है सर अपने पास इंटरसेक्शन। ये सब पहले आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट एक क्विक रिकैप कर रहे हैं हम लोग, ऐसा समझे बस, है ना। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखते हैं सर ऐसे, उल्टा यू, उल्टा यू स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ऐसी लैंग्वेज में समझते हैं फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी बोले तो वो वैल्यूज़ x की जहाँ x a से भी बिलोंग करे और x b से भी बिलोंग करे। जैसे मान लो सर यही एग्जाम्पल है अपने पास, अब आपसे कोई बोले इसी में ही कि a इंटरसेक्शन b बताएं, तो आप देखो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं x की जो a से भी बिलोंग करती हैं, और नहीं साथ में b से भी बिलोंग करती हैं, दोनों से बिलोंग करती हैं, जो बेसिकली दैट इज़ 3। तो a इंटरसेक्शन b क्या है आपका 3। हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन है। थर्ड ऑपरेशन है सर डिफरेंस। तो थर्ड को भी देख लेते हैं भैया, जब बाकी देख लिए तो इसमें भी क्या ही दिक्कत अपने को। डिफरेंस का मतलब है ऐसे a माइनस बी लिखा होगा,
तो इसका सीधा सीधा मतलब है a माइनस बी का एक ऐसा सेट जिसमें जो x की वैल्यूज़ है वो a से तो बिलोंग करें, साथ में वो b से बिलोंग ना करे। तो यानी x की वो वैल्यूज़ जो a से बिलोंग करती हैं साथ में b से बिलोंग नहीं करती हैं। जैसे अपना a और b यही सेट है मान लो, तो अगर इसमें मैं a माइनस बी निकालना चाहूँ तो आप x की वो वैल्यूज़ बताओ जो a से तो बिलोंग करती हैं बट b से बिलोंग नहीं करती, दैट इज़ 1 और 2। क्योंकि तीसरी 3 तो ऐसी वैल्यू है जो साथ में b से भी बिलोंग करती है, तो सर जी वो तो मसला हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को आप लोग। अब सर जी चौथा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या रहता है सर जी? तारीफ। यहाँ वो नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ना सर अपने को एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। यूनिवर्सल सेट बोले तो पापा सेट है ना, ये बेटे सेट वो पापा सेट। जैसे आप एग्जांपल समझना, सेट ऑफ ऑल मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो, ये यूनिवर्सल सेट है। इसका एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ मोटरसाइकिल्स विच इज़ बिलो 150 सीसी एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो। तो ये एक सेट हो गया। और इसके पिताजी सेट कौन से हैं? सेट ऑफ मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो। तो आप समझे दुनिया में हर सेट जो है वो एक फिक्स्ड सेट का सबसेट रहता है। दुनिया में जितने भी सेट हैं वो एक फिक्स्ड सेट के सबसेट रहते हैं। उस फिक्स्ड सेट को यानी उस पिताजी सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, इसको डिनोट करवाते हैं ए सी या ए ऐसे ऐसे, है ना, मर्जी है सर आपकी, अलग अलग नोटेशंस है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि x जो है वो किससे बिलोंग करे? u से तो बिलोंग करे, साथ में x a से बिलोंग ना करे। ये कंडीशन होती है कि x u से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन अब वो सर a से बिलोंग नहीं करता। जैसे मान लो सर आपका ये एक a सेट है, हम यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लेते हैं इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट है। आप देखोगे ये ए सेट इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब मैं कह रहा हूँ जी ए कॉम्प्लीमेंट बताओ इसी का ही। तो यहाँ पे अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो ऐसी एक्स की वैल्यूज जो यूनिवर्सल से तो बिलोंग करती हैं साथ में ए से बिलोंग नहीं करती। तो यूनिवर्सल से तो सारी बिलोंग करती हैं, इनमें से वो छांट लो जो ए से बिलोंग नहीं करती, वो है 1 2 3, इनको हटा दो बाकी लिख दो। तो ये हो गया 4 5 6 7। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर जी। वेरी गुड। आपने देखो कमेंट में बताना है क्या आपको ये जो 4 ऑपरेशंस हैं सर ये समझ आए। अभी क्या अपने पास थोड़े से लॉ हैं अलजेब्रा के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सर देखें आप ज़रा लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो अपने पास क्या है, सेट्स का जो अलजेब्रा है उससे रिलेटेड 6 लॉ देखने को मिलते हैं। वन बाय वन सर इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जी आइडम्पोर्टेंट लॉज, तो इसमें 2 आते हैं अपने। ये कहता है आपका ए यूनियन ए ही होता है और ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। ठीक है सर जी। आइडेंटिटी लॉ में भी 2 अपने पास एक्सप्रेशन है, लाइक ए यूनियन फाई ए ही होता है और ए इंटरसेक्शन यू, मतलब ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या ही होगा सर आपका? ए ही होगा। देखो ऑब्वियस ही बात है भाई, यूनियन और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा। फाई को ए के साथ यूनियन करोगे तो ए ही आने वाला है। कॉम्यूटेटिव लॉ, इसमें भी सर 2 स्टेटमेंट है। कॉम्यूटेटिव क्या कहता है कि आप ए यूनियन बी करो या करो बी यूनियन ए। ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या निकालो सर जी बी इंटरसेक्शन ए, ये सेम ही बात है। एसोसिएटिव लॉ सर 2 स्टेटमेंट है अगेन। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है सर जी? ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है सर जी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या आपको ध्यान रखने हैं लॉ, बस पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन सर 2 स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट कहती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप सर कैसे लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बेसिकली। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जो है इसका वो ये कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको सर जी आप कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। डी मॉर्गन लॉ सर काफ़ी फेमस है, अगेन दो स्टेटमेंट है। ये सर हम बुलियन अलजेब्रा जब पढ़ेंगे फ्यूचर में, अपने पास है ना एक सब्जेक्ट है जिसमें एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, बुलियन अलजेब्रा सब है, तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, दो स्टेटमेंट है वहाँ भी है। ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है सर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इनका क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट, है ना सर जी, इंपॉर्टेंट तो देखो ये है ही, तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले ही लो, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर ये तो सिंपल है, इसमें क्या ही समझना है, सिंपल नोट करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की, और उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बाद अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सर जी देखो बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की, तो क्या कहता है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट इन अ गिवन ऑर्डर। सर जी कहता है ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट लिखे होते हैं गिवन ऑर्डर में, कुछ बात हजम हुई नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, अपने पास क्या दो सेट हैं ए एंड बी, और एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है ए कोमा बी। इसका मतलब पता है सर क्या होता है, इसको आप कैसे रीड करते हो, इसको हम रीड करेंगे दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड छोटा बी बिलोंग्स टू बी। तो ये अपना एक ऑर्डर पेयर है। अब मान लो सर अपने पास दो ऑर्डर पेयर हैं, लेट से लेट A1 कोमा B1 एंड A2 कोमा B2। सर ये इक्वल कब होंगे, हम बोलेंगे दोनों ऑर्डर पेयर आपके इक्वल हैं कब, व्हेन A1 इज इक्वल्स टू A2 एंड B1 इज इक्वल्स टू B2। जब ये दोनों इक्वल होंगे, A1 A2 के इक्वल होगा, B1 B2 के इक्वल होगा, तब हम कहेंगे जी ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके इक्वल हैं। सर जी देखो हम ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आप लोगों को क्या है मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखो एकदम थोड़ा सा दिखाऊं मैं आपको, नीट एंड क्लीन नोट्स मिलेंगे, देखो एकदम नीट एंड क्लीन है ना, साफ सफाई बिल्कुल बिल्कुल, एक एक स्टेप जो है मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये नोट्स सर ऐसे बनाए हुए हैं कि आपकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये मैच करेंगे, टेंशन मत लेना, अपनी देसी लैंग्वेज में नोट्स ये बनाए हुए हैं मैंने। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का एक चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम नोट्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ। चलो जी बढ़िया। तो हमने देखा दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब A1 A2 के इक्वल हो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए सर इनके, इक्वल। ठीक है जी। अब ये ऑर्डर पेयर कहाँ इस्तेमाल होते हैं सर, ये इस्तेमाल होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता है अपना। मान लो अपने पास एक दो सेट है, एक तो क्या दो सेट है, ए है और बी है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज ए क्रॉस बी। उसका मतलब होता है कोई ऑर्डर पेयर x कोमा वाई वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये मतलब होता है सर। अब ये मतलब क्या है, अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं, टेंशन मत लो। लेट से a इज अ सेट जिसके अंदर है हेड एंड टेल, मान लेते हैं, एंड b इज अ सेट जिसके अंदर है 1 2 3 अपना फेवरेट। और किसी डेढ़ शाणे ने हमसे ये पूछ लिया कि आप बताएं सर ए क्रॉस बी, क्या बताएं आप, ए क्रॉस बी बताएं।
तो देखो ये क्या होगा, पहले आप इस h को मल्टीप्लाई करो 1 से, कॉमा, फिर h को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर आ जाएगा h कॉमा 3, क्योंकि a क्रॉस b है ना, तो a पहले आएगा b बाद में आएगा, b क्रॉस a होगा तो b के एलिमेंट पहले आएंगे, a के एलिमेंट बाद में आएंगे, ध्यान रखना। फिर हेड खत्म, अब टेल का बारी, T1 T2 T3, तो ये आ गया सर अपना A क्रॉस B। इस तरीके से देखो हम लोग जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो सर जी देखें, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को आज समझ आया होगा। बेसिकली ये रियल एनालिसिस का फर्स्ट सेशन है जिसमें हम सिर्फ सेट थ्योरी को हमने रिवाइज किया है, कुछ स्टेटमेंट्स की बात करी है, लाइक ये कनेक्टिव्स जो होते हैं इनकी बात करी है। अगर सर आपको समझ आया है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, यूपीएससी 2021। और आप सर ये मान के चले हम हर एक टॉपिक को इन डेप्थ विद सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ ही करते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को क्या ठोकना है बॉस, लाइक, और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना है। आप फैला दो भैया चारों तरफ कि रियल एनालिसिस मार्केट में आ चुका है, वो भी बोर्ड पे, वो भी इन डेप्थ, समझ रहे हो सर जी। और स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएसआईआर, गेट एंड आईआईटी जैम। बहुत बढ़िया। तो टाइम देने के लिए शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का। मेरी तरफ से इतना ही था। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे सर जल्द मिलूंगा नए लेक्चर के साथ।